तरीके से मध्य पूर्व में स्थिति पैदा हुई है, इसके बाद से वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर और साथ ही साथ अमेरिका के ईरान और इजराइल वॉर में सीधे हस्तक्षेप के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी बड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया था, उसके बाद अमेरिका की 2 हफ्ते पहले की चेतावनी और 2 दिन में उस चेतावनी को धरातल पर उतार देना एक बहुत बड़ा संदेश देता है। इन सब के बीच ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री क्या कहती है, इसी पर लगातार हमारी विशेष कवरेज सुबह से ही जारी है। आपके सामने वो तस्वीरें रख रहे हैं जहां पर आज अमेरिका ने ईरान के 3 एटॉमिक सेंटर्स पर अटैक किया, हमला किया और सीधे तौर पर ईरान की आतंकवाद में डायरेक्ट एंट्री को एक बड़ा धक्का पहुंचाया है। मध्य पूर्व राजनीति की हम बात कर रहे हैं और इसलिए ये एक ऐतिहासिक मोड़ पर आ चुकी है क्योंकि यहां पर वर्षों से वैश्विक आतंकवाद को वैचारिक और सैन्य समर्थन देने वाले ईरान को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका जिसने निर्णायक प्रहार किया इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ, ये महायुद्ध अब सिर्फ इजराइल बनाम ईरान की जंग नहीं रह गया है, बल्कि इसमें विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका ने सीधी एंट्री कर ली है और ये एंट्री अपने आप में बहुत बड़ा संदेश और संकेत दे रही है। कोई मामूली हमला इसे नहीं कहा जाएगा क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जो लोग इस वक्त सुदर्शन न्यूज से जुड़े हैं उन व्यूअर्स के लिए आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आप बीते दिनों से लगातार ईरान और इजराइल वॉर के बीच की तस्वीरें देख रहे थे। लगातार ये अटकलें लग रही थी कि अमेरिका सिर्फ बातों से ही काम करेगा, क्या सिर्फ बात ही करता रहेगा, धमकी देता रहेगा, या फिर कोई एक्शन अमेरिका की तरफ से लिया जा सकता है। याद आती है वो बात जो ठीक 2 हफ्ते पहले ट्रंप की तरफ से कही गई थी कि अगर ईरान नहीं रुकता है तो फिर अमेरिका को वो कदम उठाना पड़ेगा जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की थी। लेकिन ये 2 हफ्तों का जो समय दिया गया था, 2 हफ्ते नहीं बल्कि 2 दिनों में ही अमेरिका ने निर्णायक हमला किया और उसके बाद धुआं ईरान। 3 एटॉमिक सेंटर्स हैं, 3 बड़े ठिकाने परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी वायुसेना ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे उच्च गोपनीय परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। व्हाइट हाउस से राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा लक्ष्य है आतंकवाद के गढ़ को समाप्त करना और इस्लामिक कट्टरता को उसके घर में घुसकर जवाब देना। अब या तो शांति होगी या फिर विनाश। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं बल्कि 40 वर्षों से अमेरिका और मानवता के खिलाफ जहर उगलने वाले ईरान को सबक सिखाने की ऐतिहासिक कार्रवाई है। और खास बात यह रही कि सभी अमेरिकी लड़ाकू विमान सुरक्षित लौट आए हैं, जिसमें ईरानी कट्टरता की जड़ें हिल गई है। हालांकि अगर बात की जाए ईरान की तो रिएक्शंस आने लगे हैं। ईरान की मीडिया की तरफ से जो रिपोर्ट सामने रखी जा रही हैं उसमें ये फेक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ठीक उसी तरह जैसे कि पाकिस्तान ने यह फॉल्स नैरेटिव दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया था। लेकिन जब प्रमाण सामने आए तो तस्वीरें बदल गई और अमेरिका की तरफ से भी सेम यही रिएक्शन आ रहा है कि लेट द रिजल्ट कम। रिजल्ट इन द सेंस कि क्या जो प्रमाण है, लेट द एविडेंस कम, वो एविडेंस धीरे धीरे आएंगे और उसके बाद ईरान का झूठ सामने आएगा। यानी एक बड़ा धक्का ईरान को लगा है, अमेरिका सुनिश्चित कर रहा है। इस हमले का खौफ ईरान में इस कदर बैठा हुआ है कि ईरान का आत्मघोषित सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई बंकर में छिपा बैठा है, जिसके ऐसा पास ना हो, जिसके पास ना कोई तो डिवाइस है ना कोई लोकेशन उसकी ट्रेस हो पा रही है। ये वही खामनेई है जो अमेरिका को शैतान बताकर लगातार जिहादी विचारधारा को हवा देता रहा है और अमेरिका को धमकी देता था कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा और ना ही ईरान झुकेगा। लेकिन अब ईरान ने अमेरिका को ठोकना शुरू कर दिया है और अब ईरान को भी शायद अपना अंत करीब दिखने लगा है और इस वजह से खामनेई अपने नए उत्तराधिकारी की तलाश में भी जुट गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि खामनेई ने अपने बेटे को दरकिनार कर दिया है। यह दर्शाता है कि अमेरिकी हमले से ईरान की सत्ता खुद दरकने लगी है। सवाल सीधा है कि अमेरिकी हमले के बाद का ये जो खौफ ईरान के अंदर दिख रहा है,
क्या ये खौफजदा ईरान अमेरिका को इस हमले के जवाब देने की हिम्मत दिखा पाएगा? अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने सरकारी टीवी पर चेतावनी दी कि अब अमेरिकी नागरिक और सैनिक टारगेट पर हैं। लेकिन यह बयान क्या सिर्फ गीदड़ भपकी है या फिर आगे कुछ खतरनाक हो सकता है? ईरान जो इस्लामिक कट्टरता और आतंक के निर्यात का गढ़ बन चुका है, अब जब अमेरिका के विमानों की बम वर्षा उसके बंकर तक पहुंच चुकी है, तो क्या वाकई जवाब दे सकेगा ईरान, या फिर ईरानी इस्लामिक क्रांति की उस जहरीली विचारधारा का विनाश घोष बनकर सामने आएगा जो सदियों से सभ्यताओं को निगलने का सपना देखती रही है? हम इस पर विशाल पैनल के साथ लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये जो कदम अमेरिका ने उठाया है उसका कितना बड़ा असर दुनिया पर पड़ेगा। इस पर अभी हम कुछ ही देर में एक बड़े पैनल के साथ चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीधे वॉर ब्रेकिंग की तरफ आपको ले चलते हैं। पश्चिमी ईरान में अभी बड़ा हमला हुआ है, यह बड़ी जानकारी आ रही है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स से बड़ा अटैक किया गया है, यानी ईरान अभी चुप नहीं बैठा है। ईरानी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर आ रही है। ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स पर बड़ा अटैक हुआ है। पश्चिमी ईरान में अभी बड़ा हमला हुआ है, जिसमें खबर यह आ रही है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पर बड़ा अटैक हुआ है। ईरानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है, यानी ये जो हमले हैं वो रुक नहीं रहे हैं। ईरान को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाने के लिए ताबड़तोड़ जो एक्शंस होने चाहिए वो लिए जा रहे हैं। पहले परमाणु ठिकानों पर हमला और अब ईरानी लॉन्चर्स जो सेंटर्स हैं वहां पर भी खास तौर से अटैक किया गया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट निशाने पर लिया गया है। आईडीएफ के कमांड सेंटर पर भी हमला किया गया है। एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं। बेन गुरियन एयरपोर्ट निशाने पर है और इन सब के बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता का बड़ा दावा भी आया है। चलिए, बड़ी खबरों पे हमारी नजर बनी रहेगी और इस वक्त हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करती हूं आपका। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ RLN राव साहब जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ और हमारे रक्षा विशेषज्ञ आलोक सहाय साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल विनय कुमार व्याला सर जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम सुबह से ही, बल्कि यूं कहें कि देर रात से ही जब ये खबर आई उसके बाद से बहुत सारी स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अब चिंता का विषय बन चुका है, या इसे यूं कहें कि सवाल उठ खड़ा हो रहा है। मैं राव साहब सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। ये जो परिस्थिति बनी, अमेरिका का डायरेक्ट अब जो हस्तक्षेप हुआ है, ये कहा जा रहा है कि अब इजराइल और अमेरिका मिलके इस पूरी परिस्थिति के निर्णायक मोर्चे पर आ गए हैं। आगे क्या होगा अब अमेरिका और इजराइल मिलकर ही डिसाइड करेंगे, भले ही ईरान अपनी तरफ से गीदड़ भपकियां देता रहे। राव साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप परिस्थिति को? नमस्कार। which the world has not seen in many decades. हमारे वरिष्ठ सैनिक अधिकारी भी है, उनका भी मेरा नमस्कार। क्या आपका आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है। बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। तो पहला जो रेड हुआ है ईरान के ऊपर, जो इजराइल की एयरफोर्स के ऊपर जो रेड हुआ है, वो रेड नॉर्मली उनका जो F-15, F-16 या F-35 के बेसिस पे हुआ है, और जो डैमेजिंग जो हुआ है वो एक लेवल तक है। वो लेवल तक इन्होंने बहुत सारा डैमेज किया है। लेकिन अभी जो अमेरिका इन्होंने जो अपना बम से यूज किया है, ये बहुत बड़ा निर्णायक तरफ से, ये बहुत बड़ा क्लियर कट स्ट्राइक है। इसके जो डैमेज जो हुआ है, जो डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स उन्होंने यूज किया है, इसके हिसाब से बहुत बड़ा जो निर्णायक किए डैमेज होगा। क्योंकि जो नॉर्मल F-15 या F-16 से जो डैमेज होता है उसका एक तरफ की स्थायी है। अभी जो हमारा वरिष्ठ सैनिक अधिकारी भी बोलेंगे कि ये जो डैमेज जो मोआब के इसके जो बॉम्ब से हुआ है, वो जो उसके वजह से पूरा जो 3
जो परमाणु स्टेशन है, तीनों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो बम की जो स्टैंडर्ड है, जो एक्सप्लोजिव कैपेबिलिटी है और वो जो पेनिट्रेशन का कैपेसिटी है, इसके वजह से जो तीन जो स्टेशंस है, ये तीनों का बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। और इसके पहले जो हत्या हुई है जो साइंटिस्ट की या उनके जो लीडर्स की, जो हत्या इजराइल ने ऑर्गेनाइज किया है, उसके बाद में इससे रिकवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो बॉम्ब जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत हेवी बॉम्बर्स है। राव साहब एब्सोल्युटली राइट कि अब इसके बाद उनको उठ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से मैंने जैसे कहा कि फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, ईरानी मीडिया की तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स दिखाने जाने की कोशिश की जा रही है कि नथिंग हैज हैपेंड, सिर्फ ऊपरी तौर पर ये हमें नुकसान पहुंचा पाए हैं, लेकिन हमें पूरा नुकसान नहीं पहुंचा है। तो क्या ये एक फेस सेविंग की जो प्रक्रिया होती है, ईरान ने वो प्रक्रिया शुरू कर दी है? जो ऑफिशियली जो बताया कि ये जो बम के जो है 60 मीटर डेप्थ तक कहता है और कंक्रीट का ये पेनिट्रेट कर सकता है, ये ऑफिशियल फिगर है। लेकिन अनऑफिशियल फिगर जो एक्चुअल फिगर है, इसके कम से कम 50 या 100% ज्यादा हो सकती है। तो ये, और दूसरा आप देखेंगे जो स्ट्राइक हुआ है, एक एक स्टेशन पे एक एक बम नहीं हुआ है। अभी रिपोर्ट्स के हिसाब से 12 बम्स यूज किया है और 3 या 4 स्टेशन के ऊपर करा है। और इसके वजह से एक बार नहीं, एक ही बम एक ही लोकेशन पे 2 या 3 बार हिट हुआ है, और इसके वजह से तो तबाही जहां हुआ है वो बहुत ज्यादा होगी। और ये जो स्टेशन है इसका रिकवर करना और ये करना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। और ये भी है कि पहले ही ये स्टेशन के ऊपर इजराइल छोटे छोटे बम, माने छोटे वो भी बड़ा है, लेकिन जो मुआब जैसा बहुत बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा है, ये भी पेनिट्रेशन का ही है वॉरहेड्स। और इन्होंने ऑलरेडी एक अच्छा खासा डैमेज हो गया है, उसके बाद जो बम हुआ है इसके बाद तो रिकवर करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, एक अच्छा खासा डैमेज हुआ है। आलोक साय सर, आपके पास आ रही हूँ। एक अच्छा खासा डैमेज हुआ है। ईरान भले ही फेस सेविंग के लिए ये कहे कि हाँ कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ऊपरी तौर पर नुकसान हुआ है, लेकिन जैसे अमेरिका कह रहा है कि लेट द रिजल्ट कम, धीरे धीरे हाँ सेम वैसी ही सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है जैसा कि पाकिस्तान ने कहा था शुरुआती दौर में कि हमारा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब एविडेंसेस सामने आए, जब प्रमाण सामने आए, तो समझ में आ गया कि सच क्या था और झूठ क्या था। ठीक ईरान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वही परिस्थिति बनी हुई है। फेस सेविंग करने की कोशिश ईरान की तरफ से शुरू हो चुकी है, जबकि हकीकत कुछ और है। साय सर जी, लावनी जी, देखिए ये जो फॉर्दो का इनका जो प्लांट था ना, वो करीब 260 से 270 फीट कंक्रीट चट्टान के नीचे था, पहाड़ी के ऊपर। तो ये माना जा रहा था कि इसको कैसे भेदा जाएगा, क्योंकि ऊपर से जितनी भी बमबारी इजराइल कर रहा था उसका इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। तो ये सर्वविदित था कि GBU-57 जो बम है अमेरिका के पास, सिर्फ उसी में यह कैपेसिटी है, इसी में क्षमता है कि इसको भेदा जाए, क्योंकि ये GBU-57 जो है वो हेवीएस्ट बंकर बस्टर बम है दुनिया का। ये 200 फीट के लगभग अंदर पेनिट्रेट पहले करता है चट्टान को तोड़ के, और उसके बाद इसका ब्लास्ट होता है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि अमेरिका ने एक बम नहीं छोड़ा है, वो प्रिसीजन गाइडेड बम होता है, बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ ये हिट करता है। तो एक के साथ कई बम गिरे हैं, तो पहला बम अगर 200 फीट तक गया, उसके बाद के जो बम गए होंगे वो 200 से और भी नीचे गए। तो उसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने उस पूरे उनके इंस्टॉलेशन को बहुत ही हेवी तरीके से ब्लास्ट करके और तहस नहस कर दिया है। पूरी पहाड़ियां धंस गई होंगी। 13,000 किलोग्राम का तो ये बम का सिर्फ वेट है। तो ये इतना शक्तिशाली बम है। और ये जो ईरान फेस सेविंग के लिए बोल रहा है ना कि हमें पता था, हम वहां से सब कुछ अपना निकाल करके हमने सुरक्षित जगह पर हम ले जाके रख चुके थे। अरे आप कुछ छोटे मोटे संवर्धन के चीज वहां से भले ही निकाल के ले गए होंगे, लेकिन पूरा जो वहां पर लेबोरेटरी थी, पूरा जो संयंत्र था, उसको आप क्या करोगे? वो तो पूरा ध्वस्त हो गया। वहां जितने साइंटिस्ट रहे होंगे, जितने कर्मचारी रहे होंगे, वो तो सभी अब पहाड़ी के अंदर दब गए। और रेडिएशन, जो बातें आ रही है कि रेडिएशन की अभी तक खबर नहीं आई है, रेडिएशन हो सकता है बिल्कुल ना हो, क्योंकि वो तो पहाड़ियों के अंदर दब गया सब कुछ। तो ये तो सवाल जो तो ये भी ना, रेडिएशन जैसे कहा जा रहा है कि रेडिएशन की अभी कोई खबर नहीं आ रही है, तो इट्स टू अर्ली टू से दिस।
अभी जैसे कि आप लोग भी बता रहे हैं कि अगर बहुत नीचे जाकर ये सेंटर्स थे और उस पर हमला हुआ है तो रेडिएशन भी तो बाद में ही होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी 12 घंटे भी नहीं बीते हैं इस हमले को, तो हाउ कुड वी कैन से, या वो ये कह रहे हैं कि भाई रेडिएशन नहीं हुआ है। और देखिए लावनी जी, हाँ लावनी जी बिल्कुल सही आपने कहा, ये वही बहुत अर्ली स्टेज है, अंदर में अभी क्या क्या ब्लास्ट होगा, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के जितने भी यूरेनियम संवर्धन के संयंत्र थे सभी मार दिए गए हैं, एक को छोड़ के बुशहर वाला जो है वो छोड़ा गया है। वो इसलिए कि रूस सीधे रूप से दखलंदाजी नहीं करे। रूस ने एक रिक्वेस्ट किया था कि वहां उसके 200 से 250 साइंटिस्ट हैं जो ईरान के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो उस संयंत्र को छोड़ दिया गया है। बाकी सारे संयंत्रों पर भीषण आक्रमण हुआ है और वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जैसे कि सैटेलाइट पिक्चर्स में भी साफ नजर आ रहा है। तो सैटेलाइट पिक्चर्स बहुत कुछ कह रही हैं कर्नल व्याला, लेकिन बावजूद उसके अब भले ही ईरान को जो प्रतिक्रिया आ रही है ईरान की तरफ से वो फेस सेविंग की है, लेकिन इतना जरूर है कि ईरान का जो एटॉमिक डिटरेंस था उसकी अवधारणा कमजोर पड़ी है, ये ईरान खुद समझ रहा है। कर्नल व्याला, देखिए मेरा सवेरे आपके साथ सेशन था तो मैंने कुछ बातें कही थी, दोबारा उनको हाईलाइट कर देता हूं। देखिए ईरान के ऊपर हमला स्पेकुलेट किया गया था और विभिन्न चैनल्स और सुरक्षा विशेषज्ञ सोच रहे थे अमेरिका करेगा कि नहीं करेगा। अमेरिका ने कर दिया और यह एक दिन का परिणाम नहीं है। अमेरिका कई वर्षों से ईरान को कहता आ रहा है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दीजिए, उसके ऊपर आके बात कीजिए। ईरान उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, इस प्रोग्राम को छोड़ने को तैयार नहीं है। अब हमला हो गया है। अब चर्चा ये हो रही है कि देखिए जो डैमेज हुआ और कैसे हुआ ये सब के डोमेन में आ गया कि B-2 बॉम्बर से हुआ और डीपेनिट्रेटेड MOP वो बम होते हैं जो जमीन के अंदर जाके मारते हैं। और अमेरिका की कहना है हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। और जैसा कि मार खाने वाला आदमी हमेशा कहता है ये नहीं मुझे मार नहीं पड़ी है, ईरान भी बार बार यही कह रहा है कि ये नहीं हमारे ऊपर असर नहीं हुआ है। असर तो हुआ है, असर हुआ है, इसीलिए अब रिटेलिएट कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, बिल्कुल सर मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगी, लेकिन इस बीच एक वॉर ब्रेकिंग आ रही है। सीधे बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान का ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस शुरू हो गया है। ऑनेस्ट प्रॉमिस ऑपरेशन ईरान ने शुरू कर दिया है। तेल अवीव एयरपोर्ट समेत कई ठिकाने निशाने पर है। ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइलें दागी हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, इजराइल के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला ईरान की तरफ से हो रहा है और ईरान का ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस शुरू हो चुका है। यानी ईरान भी अभी चुप बैठने वाला नहीं है। तेल अवीव एयरपोर्ट समेत कई ठिकानों पर निशाने पर लिए गए हैं। ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइलें दागी है। ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस। कर्नल व्याला प्लीज कंटिन्यू। मैंने पहले भी बात कही है। देखिए इजराइल और अमेरिका युद्ध में एक लक्ष्य को लेकर शुरू से चले हैं। इजराइल का लक्ष्य क्या था? ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, जो अमेरिका ने किया, और इसके मिलिट्री एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना ताकि वो आगे चलकर इजराइल के ऊपर और इजराइल के सहयोगी देशों के ऊपर हमला ना कर सके। दूसरी ओर ईरान का मिलिट्री टारगेट क्या है? ईरान क्या हासिल करना चाहता है? एक्सेप्ट कि ईरान इजराइल के मिलिट्री एसेट्स को या सिविल एसेट्स को डैमेज करता रहे, डिस्ट्रॉय करता रहे, व्हाट एल्स? और वो क्या हासिल करना चाह रहा है? और अब हमला तो अमेरिका ने किया, क्या ईरान अमेरिकन एसेट्स को या अमेरिकन मिलिट्री बेसेस को हमला कर सकता है? तो उसके लिए जहां तक मेरी मिलिट्री नॉलेज कहती है कि अमेरिका ने और इजराइल ने इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले सारे प्रोज एंड कॉन्स वे किए होंगे, सारे सुरक्षात्मक पहलुओं पर डिस्कशन किया, पहले अश्योर किया और उसके बाद अटैक किया, और यही
रणनीति होती है। और खास तौर पर अगर हम देखें तो इसके पहले भी इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया था तो कहा था कि प्रीएम्प्टिव एक्शन है, और ठीक इसी तरीके से अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये प्रिवेंटिव एक्शन है। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इसीलिए ये एक्शन समय की मांग बन चुका था और अमेरिका ने ये एक्शन लिया है। विश्वनाथ मिश्रा सर इंतजार कर रहे हैं, सर मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत छोटा सा ब्रेक लेना होगा। मुद्दा बड़ा है क्योंकि मुद्दा केवल दो देशों के बीच का नहीं है, यह मुद्दा पूरी दुनिया का बन चुका है। वैश्विक मंच पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुनिया दो खेमे में बट रही है और भारत की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, इन सब पर नजर बनी हुई है। चर्चा भी जारी है, इसी पर दुनिया भर में चर्चा छिड़ चुकी है। हम भी बड़ी बहस कर रहे हैं, बड़ी चर्चा कर रहे हैं, तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वॉर ब्रेकिंग की तरफ आपको लिए चल रही हूं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। ईरान की तरफ से अटैक जारी है। ईरान ने एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यह अटैक किया गया है। हमले के बाद इलाके में ब्लैकआउट है। विदेशी मीडिया के हवाले से एक खबर आ रही है जिसमें ईरान ने एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया है। बड़ी और अहम खबर, ऑनेस्ट प्रॉमिस, ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस के तहत ईरान की तरफ से लगातार ये हमले जारी है। ईरान ने इजराइल के एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनी हुई है। ईरान ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया है, यानी लगातार ईरान की तरफ से हमले भी जारी हैं। हालांकि ईरान को नुकसान पहुंचा है। 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने सीधा प्रहार किया है और इसके बाद यह माना जा रहा है कि ईरान की जो एटॉमिक डिटरेंस की अवधारणा है, जो उसका सपना था, उसे बड़ा धक्का लगा है। लेकिन ईरान यूं चुप बैठने वाला नहीं है और यही वजह है कि ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस के तहत लगातार ईरान की तरफ से इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त जो खबर हमारे पास आई है उसके अनुसार बेन गुरियन में एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं कि हमले कितने भयानक थे। ये हमले दरअसल उस वक्त के हैं जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जब हमला किया था। उस वक्त जो परिस्थिति थी, चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। ये तस्वीरें उस वक्त की है। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं सीधे विश्वनाथ मिश्रा जी के पास पहुंच रही हूं। विश्वनाथ जी, एक बात तो तय है कि बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन अगर मैं पश्चिम की बात करती हूं, अगर मध्य एशिया की भी बात कर ली जाए, तो क्या आपको लगता है कि ये जो पावर को लेकर लड़ाई छिड़ी थी, यहां पर इस परिस्थिति के बाद एक पावर वैक्यूम है जिसको रशिया या फिर टर्की भरने की कोशिश करेंगे? विश्वनाथ जी, क्या आप ये मानते हैं? वैश्विक पूरे पैन वर्ल्ड आप देखेंगे तो वैश्विक शांति बनाम इस्लामिक कट्टरता और न्यूक्लियर धमकी की उसका बैकड्रॉप दिखता है। मतलब एक बड़ा कॉमन वो है, पूरा वर्ल्ड ओवर देखिए तो वैश्विक शांति की बात कहीं होती है, कहीं इस्लामिक कट्टरता खड़ी हो जाती है, सामने बिल्कुल मुंबई खड़ी होती है और साथ में क्या होता है, कौन सा झंडा होता है, इस्लामिक कट्टरता के साथ न्यूक्लियर धमकी होती है कि भाई हमारे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये बात हमारे इंडिया ने भी इस चीज को झेला है, देखा है, और ये पैन इंडिया धीरे धीरे चीजें बढ़ रही। अब जो 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके अंदर जिस तरह की कट्टरता है, जिस तरह का एकीकरण है, वो वैश्विक शांति के लिए जिस तरह से खतरा बन रहे थे, हालांकि चीजें बहुत न्यूट्रलाइज हुई हैं, बहुत नॉर्मलाइज हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से इस्लामिक कट्टरता वैश्विक शांति के लिए खतरा बन रही थी, उसके लिए ये एक पॉजिटिव स्टेप है। मुझे लगता है कि जिस ईरान को किसी शांतिपूर्ण चीज के लिए अगर ये बनाना था, अपना इस ताकत का इस्तेमाल करना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज खामनेई को छुपना नहीं पड़ता। खामनेई ओपनली कह सकते थे कि हम अपने शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बॉम्ब नहीं बना रहे हैं, हम विश्व शांति के लिए खतरा नहीं बन रहे हैं। लेकिन उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल बॉम्ब बनाने के लिए था, अपने आप को वैश्विक विश्व में एक शहंशाह आलम स्थापित करने का, एक खतरा बनाने का, स्वयं को एक बड़ा शहंशाह स्थापित करने का एक प्रोग्राम था। इसलिए आज उनके जो 3 स्टेशंस थे उनकी बॉम्बार्डमेंट हुई है। आज अमेरिका ने अगर उनके इन चाहे फोर्डो हो, नतांज हो, इस्फहान हो, उनको सबको अगर ध्वस्त किया है और जो बचे भी होंगे अगर,
हालांकि बचने की संभावना नहीं है, जो बचे भी होंगे उनका भी निश्चित रूप से, अब चूंकि अमेरिका ऑलरेडी कूद चुका है तो उनके ध्वस्तीकरण में कोई संदेह नहीं है। इसको एक पॉजिटिव स्टेप के रूप में लिया जाना चाहिए और ये माना जाना चाहिए कि वैश्विक शांति के लिए यह जरूरी है। जिस तरीके से हम लोग जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, जिसने उनका जो एक्सपेंशनिज्म है या उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से वो वैश्विक वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में देख लीजिए, पश्चिमी देश बहुत परेशान है इस्लामिक कट्टरता से, उन्हें भी इस बात का एहसास है, लेकिन सबकी अपने प्रॉस एंड कॉन्स है, सबके अपने म्यूचुअल रिलेशंस है, जिसके कारण कोई खुलकर सामने नहीं आ पाता है। लेकिन अमेरिका का यह स्टेप, इसमें कोई दो राय नहीं, माना जाना चाहिए कि वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण कदम है और इससे कम से कम पूरा जो मध्य एशिया ही नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर शांति की अपेक्षा की जा सकती है। और चूंकि पाकिस्तान जो दूसरा इस्लामिक राष्ट्र है जो इस बात को क्लेम करता है कि उसके पास भी ये प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका स्थापित है, उसके पास बॉम्ब्स हैं, तो मुझे लगता है कि कमोबेश उसमें अमेरिका का ज्यादा रोल है, अमेरिका के ही वो एलिमेंट्स हैं, तो वो उतने बड़े खतरे नहीं हैं। लेकिन कम से कम ये जरूर कहा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर इस इस्लामिक कट्टरता को लेकर के जो बड़ा खतरा तैयार हो रहा था, उसके लिए एक डिटरेंट तैयार है। अब इतनी स्थिति आ गई कि खामनेई को अपना उत्तराधिकारी तक घोषित करना पड़ा, वो भी अपने बेटे को नहीं किया। उन्हें इस बात का एहसास है कि अब उनके समापन का वक्त है। उन्हें ये बात समझ आ रही है कि अमेरिका ने जब एंट्री मारी है, अमेरिका ने जब ये कार्यक्रम शुरू किया है ध्वस्तीकरण का, अमेरिका ने जब उनके परमाणु ठिकाने तबाह किए हैं, तो यह सोच कर किए हैं कि उनका समूल नाश करेंगे। खामनेई के देखिए सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बात कही, लेकिन आपकी ही बातों में एक और पॉइंट छिपा हुआ था। आपने कहा कि हर किसी का अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। राव साहब, आपके पास आ रही हूं मैं। विश्वनाथ जी के इसी पॉइंट को लेकर आपसे एक सवाल करने वाली हूं। हालांकि ये सवाल भी थोड़ा सा बहुत पहले हो जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि हमने किसी चीज को पहले रखा है और बाद में वही परिस्थिति हमने दुनिया के सामने होती हुई देखी है। ये जो पर्दे के सामने दिख रहा है, उस पर तो हर कोई चर्चा कर रहा है कि भाई ठीक है, ईरान और इजराइल युद्ध और अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक कर दिया, लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही है। सुन्नी देश, अरब देश, उनकी तरफ से ईरान को कोई सपोर्ट खुलकर उस तरह से नहीं देना। जॉर्डन जैसे देशों के बारे में अगर आपको याद हो कि ईरान ने जब इजराइल पर ड्रोन अटैक किया था, तो जॉर्डन ने ईरान के ही ड्रोन को मार गिरा दिया था और कह दिया था कि भाई ये हमारी लड़ाई नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि एक तो ये परिस्थिति है कि इस्लामिक कट्टरता से दुनिया को मुक्ति मिल रही है अमेरिका के इस एक्शन से, लेकिन दूसरी तरफ जो इस्लामिक गृह युद्ध की स्थिति है, ये जो शिया सुन्नी विवाद है, उस पर भी कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीजें अब बनती और बिगड़ती हुई नजर आएंगी इस तस्वीर के बाद से। राव साहब, ये ईरान जब से वहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, तब से उन्होंने जो बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग सीरियन गवर्नमेंट के साथ मिलके एक बहुत बड़ा टेररिस्ट नेटवर्क को, बहुत बड़ा टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पॉपअप किया था, उसको पैसे घिसे दिया था, उसका इक्विपमेंट और सपोर्ट उन्होंने करके एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उन्होंने रेज करने के लिए ट्राई किया था। अब उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बन गया था, एक बहुत बड़ा टेरर नेटवर्क, बहुत सारे जैसे हुतीस हो या हमास हो, हिजबुल्लाह हो, ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस को उन्हें कर दिया था। उसका मेन पर्पस था अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड करने का। अब जब इराक का गवर्नमेंट गिर गया, अमेरिका सेकंड इराक गल्फ वॉर में, इराक में भी बहुत सारे जो शियास हैं उसके ऊपर भी बहुत सारा इन्होंने अपना आइडियोलॉजिकल जो कंट्रोल है उन्होंने बढ़ाए रखा है। तो ये जब ईरान वीक होगा, उसके बाद में जितने भी सुन्नी कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ये सब कंट्रीज को जो इंटरनली जो बाहर नहीं बताते हैं, अपने आप में बहुत खुश होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये इलीगल है, हम उसके साथ है, ये सब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, ग्राउंड लेवल पे कुछ होता नहीं है और वो लोग कुछ करते भी नहीं है। तो इसके वजह से जो इस्लामिक गृह युद्ध जो है वो 1400 साल से चल रहा है, वो चलेगा। लेकिन जब इराक की जो वीक होगी और इराक के इंटरनल जो वीकनेसेस है वो भी थोड़ा गृह युद्ध की तरफ जो जाएगा, तो सारे जो टेरर नेटवर्क है जिसको ऑलरेडी इजराइल और अमेरिका के साथ करके हिजबुल्लाह को या हमास को इन्होंने बहुत सारा, और सीरियन गवर्नमेंट को इन्होंने गिरा दिया है। जो ईरान की जो जितने भी प्रोक्सीज है अदर दैन हुती मलेशिया, वो सारे अब बहुत
सीरियसली नष्ट हो गए। अब ईरान अकेला बच गया है जो बड़ा पावर है, और इसको जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है अगर वो नष्ट हो जाता है, और ये कम से कम 10-15 साल पीछे चला जाता है, ये नहीं बोल सकते ये 100% ये हो गया है, अभी तक ये पता नहीं चला है। ये एस्टिमेट के हिसाब से कम 400-500 ग्राम्स का इनके पास न्यूक्लियर मटेरियल है, ऐसा बोल रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि ये जो यूरेनियम है इन्होंने कहीं दूसरी जगह रखा हुआ है, और पता नहीं वो यूरेनियम अभी भी है या नहीं है। इनके पास हो सकता है कि कुछ मटेरियल हो, और इसको उन्होंने बम बना के या करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का हत्या कर दिया है इजराइल ने। तो ये कम से कम 10-15 साल ये पीछे चला गया है। तो ये 10-15 साल का जो गैप मिलेगा, उसके बाद जो मेन पर्पस हो गया, अगर लॉन्ग टर्म में मिडिल ईस्ट में सुन्नी कंट्रीज को या पूरा दुनिया को सिक्योरिटी मिलना है, तो ईरान में रेजिम चेंज होना है। ईरान का जो अभी जो आयतुल्ला का जो सरकार है उसको जाना ही चाहिए। जब तक वो है तो वो करते रहे, क्योंकि इनका जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, वो आइडियोलॉजिकल व्यू है, वो तो बदलेगा नहीं। ये 13-14 साल का व्यू है, वो बदलेगा नहीं। और ये न्यूक्लियर वेपन के लिए ट्राई करेगा, क्लैंडस्टाइन करेगा। आप देखिए ये प्रोग्राम ऑफिशियली जो IAEA के तरफ से 1989 में चालू हुआ था, 2003 तक इन्होंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा किया, पर 2021 में फिर चालू किया है। और इनके पास अभी जो तुलसी गैबर्ट का भी जो सेनेट के या कांग्रेस के ऊपर जिन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उसमें भी उन्होंने बोला था इनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो कर रहे हैं, ये नॉर्मल सिविलियन का प्रोग्राम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और ये जितने भी एनरिचमेंट फैसिलिटीज है वो सब अभी नष्ट हो गए हैं, ऐसा रिपोर्ट्स है। और भले ही वो ये कहे कि हमारा नुकसान कम हुआ है, लेकिन इतना जरूर है, बहुत नुकसान हुआ है। और 15 साल पीछे चला गया है, और कई साल पीछे चला गया है ईरान। और इस परिस्थिति ने आलोक जी क्या रिजीम चेंज वाला बेस भी एक तय कर दिया है? लावनी जी देखिए, इसका अंतिम समाधान तो रिजीम चेंज ही है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मेरा ऐसा मानना है कि ईरान के पास चोरी छुपे अभी भी ऐसे कई घातक हथियार हैं जो उसके तरकश में है और जिसको अभी वो सामने नहीं लाया है। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज किया, हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पे। हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा है कि अगर ईरान धार्मिक उन्माद में निर्णय लेता है कि वो अमेरिका के बेसिस पर आक्रमण करेगा, तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक नहीं पाएगा अमेरिका। तो जो ईरान के जो विदेश मंत्री अभी जो इस्तांबुल में हैं और समिट में, वहां से उन्होंने सीधे धमकी दी है आज के आक्रमण के बाद अमेरिका को, कि अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसी भी खबरें छन छन के आ रही हैं कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो चीन ने ईरान को मुहैया कराए हैं। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल संवर्धित यूरेनियम होना, ताकि वो 10 से 15 दिनों के बीच में क्या आइटम बम बना सकता है। मैं माफी चाहती हूँ कि आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन चीन के हथियारों पर कितना भरोसा किया जाए? चीन के हथियार कैसे फुस हुए हैं, बीती हमने तस्वीरें देखी हुई हैं। चीन भले ही हथियार मुहैया कराए, लेकिन चीन के हथियार फुस भी हुए हैं। लावनी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो धार्मिक उन्माद है ना ईरान में, ये बहुत ही खतरनाक है विश्व शांति के लिए। ये बहुत ही खतरनाक है। सिर्फ 2 ऐसे इस्लामिक देश हैं जो धार्मिक उन्माद पर चल रहे हैं, एक ईरान है और इधर एक पाकिस्तान है। आप दूसरे अरब कंट्रीज को देखिए, वहां भी इस्लामिक शासन है, लेकिन आप जाके सऊदी अरबिया में जाइए, बहरीन में जाइए, UAE में जाइए, काफी आधुनिकता है वहां लोग व्यापार और तरक्की को तवज्जो देते हैं। और यहां पाकिस्तान में देखिए, वहां का शासक जो है वो जनरल मुनीर खुरेआम कह रहा है कि वहां पर जिहाद जो है उनके मिलिट्री ट्रेनिंग का मूलभूत आधार है। ये उन्मादी जिहाद वाले देश अगर एटॉमिक हथियार ले लेंगे तो ये विश्व के लिए कितना विनाशकारी होगा, ये हम और आप देख रहे हैं आज। और भारत के पास ये एक सुनहरा मौका था। 80 के दशक में इजराइल ने ऑफर दिया था कि काहुटा प्लांट में जब यह संवर्धन हो रहा था, उस समय उसको नाश करने के लिए, और अगर हम उस समय उनके साथ मिल करके कम से कम अपना बेस भी दे देते उनको रिफ्यूलिंग के लिए, सर्वनाश तो इजराइल करने के लिए तैयार था, तो आज पाकिस्तान एक एटमी हथियार वाला देश नहीं होता और हमको ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो ये जो इस्लामिक देश जो एटमिक हथियार अख्तियार करते हैं, वो विश्व शांति के लिए बहुत ही खतरा है, क्योंकि इनमें एक उन्माद होता है, धार्मिक उन्माद। इनसे जो ना करवा दे,
सभी लोग देखते हैं कि धार्मिक उन्माद में ये जो क्या करने को तैयार हो जाते हैं, ये तो पूरा विश्व देख रहा है। ये खतरनाक घंटी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये खतरनाक घंटी है कर्नल व्याला। ये तो क्योंकि आप पहले भी बता चुके हैं कि परिस्थिति किस तरफ जा रही है, लेकिन मेरा सवाल अब भारत के परिप्रेक्ष्य से आएगा। भारत अभी तक जो नॉन अलाइंड पॉलिसी पर चल रहा है, तटस्थ रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब उसे अलाइंड होना पड़ेगा? क्या यह परिस्थिति आ चुकी है कि किसी ना किसी पक्ष की तरफ से उसे बोलना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर जिस इस्लामिक कट्टरता की बात हो रही है, उस इस्लामिक कट्टरता का सबसे बड़ी हानि है वो भारत भुगतता रहा है। पहलगाम अभी ही हमने देखा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी इस पॉलिसी को चेंज करने का वक्त आ गया है? कर्नल व्याला, यूनिटी की बात है। इस युद्ध ने, ईरान के इस युद्ध ने इस्लामिक एकता को एक बहुत बड़ा झूठ साबित किया है। आज ईरान के साथ कोई मुस्लिम वर्ल्ड नहीं खड़ा हुआ है। और आपको, आपके माध्यम से मैं बताऊं कि अमेरिका के सबसे बड़े सैनिक अड्डे अरब कंट्रीज में हैं, कुवैत में है, मेरे पास पूरी लिस्ट है, कतर में सबसे बड़ा अड्डा है। मतलब अमेरिका के जितने बड़े सैनिक अड्डे हैं वो अरब देशों में हैं। तो और कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड आज ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ है। यह साबित हो गया है कि इस्लाम एक जो कहते थे एक रहने का, एक मुस्लिम कंट्री को साथ रखने का एक गोंद थी, एक जरिया था, वो बिल्कुल झूठा साबित हुआ है। कोई इस्लामिक देश आज ईरान के साथ खड़ा नहीं हुआ है। ईरान एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। जैसे ईरान रॉकेट्स फायर कर रहा है, मिसाइल फायर कर रहा है, तमाम चीजें, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? उसके अलावा वो कर भी क्या सकता है? और उसको भी मार पड़ रही है। देखिए, मैंने सवेरे वाले उसमें भी कहा था, फिर कह रहा हूं, ईरान इज फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। उनके जो प्रमुख हैं खमनेई जी, उनको भी ये बात पता है कि उनके दिन अब गिने चुने हैं। इसीलिए उन्होंने कल 3 अपने सक्सेसर नियुक्त कर दिए कि मैं नहीं रहूंगा। वह सरेंडर इसलिए नहीं कर रहा, वो इतिहास में वो जाना जाए कि वो लड़ते लड़ते मरा है। जैसे हमारे यहाँ नेवी में होता है कि नेवी का जो कैप्टन होता है डूबते हुए शिप को नहीं छोड़ता है। तो आज खमनेई उस डूबते हुए जहाज को छोड़ना नहीं चाहते हैं और इतिहास में जाना जाता है कि उसने अमेरिका और बड़ी सुपर पावर के सामने सरेंडर नहीं किया है। यह लड़ाई ईरान एक तरफा लड़ाई लड़ रहा है। और जहां तक प्रतिक्रिया की बात है, मैंने सवेरे सारे आपका जब ये हमला हुआ, मैंने पूरे वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स को टटोला, कोई किसी देश ने समर्थन की बात नहीं की, कंडेम किया है। कई देशों ने समर्थन किया है इनके हमले का, कई ने कंडेम किया। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन ने भी सिर्फ कंडेम किया है। लेकिन कोई ये कहे कि वो ईरान के साथ खड़ा है, नहीं खड़ा है। ईरान कब तक लड़ेगा? ये है जहाज डूबता हुआ कब नीचे जाएगा, ये समय की मांग है। और ईरान अमेरिका के ऊपर जाकर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता है, उसके पास इतने संसाधन नहीं है, रिफिलिंग चाहिए। हालांकि गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं, ईरान की तरफ से दी जा रही है कि अमेरिका ने बहुत गलत किया है और उसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना होगा। लेकिन सच ये है विश्वनाथ जी कि ईरान की जो पावर कैपेसिटी है वो बहुत कम होती जा रही है, बहुत। और इस हमले के बाद से तो जैसा कि आप सभी कह रहे हैं कि बहुत वर्ष पीछे वो चला गया है, 10-11 साल पीछे वो चला गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो परिस्थिति बदली है, क्या ये परिस्थिति आने वाले वक्त में ये बताती है कि भाई जो स्थिति बन रही है उसमें अगर वैश्विक शांति को प्राथमिकता नहीं दी गई तो ये दुनिया के लिए खतरा होगा। ईरान दुनिया के लिए खतरा हो रहा था, इसलिए ईरान के इस पूरे के पूरे जो एटॉमिक सेंटर्स थे उनको नष्ट करना जरूरी था। दुनिया 2 भागों में, ये कहा जा रहा है, अभी इस पर भी चर्चा शुरू हो गई कि दुनिया 2 भागों में बट गई है। एक तरफ रशिया और चीन जैसे देश हैं, टर्की जैसे देश हैं जो ईरान के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है जिन्होंने ईरान को अपना एक तरह से सामरिक सेंटर बना लिया है कि इसको हम खत्म करेंगे और इससे हम दुनिया को एक मैसेज देंगे। क्या आपको लगता है कि वाकई दुनिया अगर 2 भागों में बट जाती है तो फिर भारत की क्या भूमिका हो जाएगी इसमें? विश्वनाथ मिश्रा जी, सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, अनम्यूट कर लीजिए।
अब आ रही कि नहीं? हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। एम आई ऑडिबल? यस यस सर, प्लीज कंटिन्यू। एक जनरल स्टेटमेंट है, नो कंट्री इज अ परमानेंट फ्रेंड ऑफ द अदर, इट इज देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट दैट बाइंड्स देम टुगेदर। तो जितने भी वैश्विक धरातल पर जितने भी राष्ट्र हैं, उन सबका अपना निजी हित है, चाहे वो रशिया हो, चीन हो, टर्की हो, उनके अपने हित हैं। उन्हें पता है कि उनको अपने स्थापित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए या अपनी सामर्थ्य को बरकरार रखने के लिए क्या करना है। तो वो सब उसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं। जहां तक वैश्विक शांति का सवाल है, तो निश्चित रूप से अगर ईरान को इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखना था किसी शांतिपूर्ण कार्य के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई उनको किसी परमाणु हथियार बनाने की जरूरत है। बता देते भाई हमें हथियार नहीं बना रहे हैं, अपने शांतिपूर्ण, अपनी जरूरत, अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने सिविल पॉपुलेशन के लिए, के डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए जो बहुत यूजेस हैं वो उसके लिए कर रहे हैं, काम खत्म। लेकिन उनको परमाणु हथियार बनाना था, उन्हें शहंशाह आलम बनना था, उन्हें मिडिल ईस्ट में ही नहीं वैश्विक धरातल पर अपने आप को स्थापित करना था, इस्लामिक कट्टरता के दम पर, न्यूक्लियर धमकी के दम पर। और उनकी उस धमकी को अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया है। उनके तीनों जो केंद्र थे उनको ध्वस्त किया है। अब इससे होगा क्या, वैश्विक स्तर पर कम से कम जितने भी और भी उभरते हुए कलाकार होंगे या जिनके मन में कहीं कोई संशय होगा कि हम भी कर सकते हैं, उनका मनोबल टूटेगा और लोगों को यह लगेगा कि नाउ इट इज द स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ एनी इस्लामिक थ्रेट। जो इस्लामिक थ्रेट तो वैश्विक धरातल, वैश्विक पूरी व्यवस्था को एक खतरे में डाल रहा है। आप ये समझिए, पूरा पश्चिम भी इस बात से बहुत परेशान है। हम लोग तो हैं ही, हम लोग तो दशकों से झेल रहे हैं, भारत इसको दशकों से झेल रहा है। इस्लामिक कट्टरता का सबसे बड़ा शिकार भारत रहा है। लेकिन वैश्विक स्तर पर अब यह समस्या बनी है। विश्व के बड़े देशों को इस बात का एहसास हो रहा है कि विश्व में शांति लानी है, तो जो धार्मिक उन्माद है, इस्लामिक कट्टरता है, उसके साथ जब ये न्यूक्लियर धमकी का एक कॉकटेल बनता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस कॉकटेल को बनने से रोका गया है। मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए और किसी भी स्तर पर किसी भी देश को हर कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम भारत भी ईरान का विरोध करे आवश्यक नहीं है, सामने खुलकर आकर बयान दे जरूरी नहीं है। लेकिन जिस चीज से वैश्विक व्यवस्था एक पॉजिटिव दिशा में चले वो प्रयास करे और उस व्यवस्था को समर्थन दे, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या परोक्ष। बिल्कुल, वैश्विक शांति की व्यवस्था को ही बल देना चाहिए, वो चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो। लेकिन जब हम वैश्विक शांति की बात करते हैं तो राव साहब यहां पर तो फिर आईएईए की जो भूमिका है वो भी कटघरे में खड़ी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी निष्पक्षता का दावा तो किया था, लेकिन यहां पर तैयारी हो रही थी ईरान की तरफ से, और आज ये तस्वीर सामने आना कि अमेरिका ने उस पर अटैक किया क्योंकि वैश्विक शांति जरूरी थी। तो क्या आईएईए की निष्पक्षता पर भी अब सवाल नहीं खड़े होंगे राव साहब? कोई इंटरनेशनल एजेंसी जो है कोई अभी निष्पक्ष नहीं रहा है। एग्जैक्टली ये फैक्ट है। ये वेस्टर्न एंटिटीज रहते हैं। और जो जब लेकिन 2015 में इनका जो आईएईए का रिपोर्ट है उसमें भी इन्होंने कहा था कि 1989 से 2003 तक इनके एक ऑर्गेनाइज तरफ से एक प्रोग्राम था न्यूक्लियर वेपन्स लेने के लिए, और वो का प्रोग्राम कैसे कहा था 2003 के बाद उन्होंने शायद वो डिसऑर्गेनाइज तरफ से उन्होंने रोक दिया था। 2021 में उन्होंने शायद बाकी किया था। तो आईएईए के पास उस वक्त जो है कोई एविडेंस नहीं था, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन अभी जो है अभी भी वैसे ही बोल रहे हैं। लेकिन एक तो है, उन्होंने उसी वक्त उन्होंने बोला था जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर मटेरियल और इक्विपमेंट का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को ईरान ने फायदा लिया था। वही नेटवर्क को उसके 10-15 साल पहले जो पाकिस्तान ने फायदा लिया था। तो ये न्यूक्लियर वेपन का जो इलीगली बनाने के लिए, और दूसरा ये है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है ईरान। वो सिग्नेटरी होते हुए इन्होंने ये सब काम किया है।
इसलिए ये बड़ा खतरा बन गए थे और इसीलिए ये कदम अमेरिका की तरफ से उठाया जाना बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, समय मुझे इतनी ही अनुमति देता है, लेकिन ये बड़ी चर्चा है और आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी क्योंकि आप लोगों की राय ही बहुत महत्वपूर्ण होती है ऐसी स्थिति में जब हम वैश्विक शांति की बात करते हैं, जब हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इस पूरे युद्ध को देखते हैं। एक तरफ रशिया और यूक्रेन के युद्ध के समय में हमने देखा था कि किस तरीके से अमेरिका का रुख रहा है, लेकिन यहां पर ईरान और इजराइल के बीच में अमेरिका ने जिस तरीके से अपनी एंट्री ली है, जो डायरेक्ट एंट्री है, वो साफ तौर पर बताती है कि अमेरिका ने ये प्रीएम्प्टिव यानी प्रिवेंटिव एक्शन जिसे कहा जाता है, उससे लेकर यह बता दिया है कि विश्व शांति के लिए ऐसे खतरों से पहले ही निपटना जरूरी होगा और यही वजह है कि ईरान के 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान अभी भी चुप बैठने वाला नहीं है, फॉल्स नैरेटिव तो लगातार बनाए ही जा रहे हैं कि अभी भी हमारे ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन सत्य यह है कि लेट द रिजल्ट कम, लेट द एविडेंस कम, धीरे धीरे पता चलेगा कि ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान अभी रुक नहीं रहा है। अमेरिका और इजराइल ने कह दिया है कि अगर ईरान अभी नहीं रुकता है तो फिर ईरान अपने खात्मे के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। ये पूरी परिस्थिति किस दिशा में जाएगी, सुदर्शन न्यूज की नजर लगातार इस पर बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस स्पेशल बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।